ओके जी, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, आमीन या रब्बल आलमीन। जनाब, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और अपने घरों में आफियत और बरकतों के साथ होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह वी आर into the week month 2 of the mummies book club। और आज की जो बुक है हमारी, दैट इज लिटिल वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, मतलब एक तरह से काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बुक है। दैट इज अबाउट द होल ब्रेन चाइल्ड। अब होल ब्रेन चाइल्ड जो है वो उसके नाम से थोड़ा सा वाजे हो रहा है कि इट्स द बुक अबाउट द होल ब्रेन, मतलब पूरे दिमाग की बात हो रही है, आपके न्यूरॉन्स की बात होती है, किस तरीके से आपका दिमाग काम करता है। ठीक है, न्यूरोपैथी किस तरह काम करती है, ये सारा कुछ जो है ये पूरी बुक उसके ऊपर है। और होल ब्रेन चाइल्ड से क्या मुराद है, मतलब ऑथर इसमें यही बताना चाह रहा है कि किस तरीके से ये जो फुल ब्रेन है बच्चे का वो यूटिलाइज हो उसकी डे टू डे लाइफ में। मतलब वो अपने किसी एक पार्ट को जो है वो अपने ऊपर हावी ना कर रहा हो, बल्कि ओवरऑल वो अपनी लाइफ को जो है वो इंटीग्रेट करके अपनी जिंदगी को गुजारे। तो यस, दिस वाज द लिटिल इंट्रोडक्शन एंड now we are moving towards the chapter 1. So I have with me Raima. So yes, Raima, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। और कैसा लग रहा है होल ब्रेन चाइल्ड का स्टार्टअप लेके आज? वालेकुम अस्सलाम। होल ब्रेन चाइल्ड बहुत ही मज़े की बुक है अभी तक जितनी पढ़ी है। और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो एक एक बात जो इस बुक से मुझे बड़ी वो लगी। थोड़ा आगे हम उसको डिस्कस भी करेंगे कि जो बच्चों का दिमाग है वो मिरर करता है पेरेंट्स के ब्रेन को। तो ये पढ़ के तो फिर और ही मतलब ये मजबूर होता है कि अपने दिमाग को हम ठीक करें। तो इट्स ऑल अबाउट कि मतलब न्यूरो साइंस और फिर आपका जो बच्चों के साथ ताल्लुक होता है वो कैसे उनकी पूरी डेवलपमेंट में, क्योंकि ज़ाहिर है ब्रेन से ही हर चीज़ डेवलप हो रही होती है ना। आपकी ब्रेन डेवलपमेंट अफेक्ट एवरीथिंग। ट्रू। अगर उसमें चाहे डिसिप्लिन है, डिसीजन मेकिंग है, सेल्फ अवेयरनेस है, स्कूल है, जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं या स्कूल की परफॉर्मेंस है, रिलेशनशिप्स हैं, ये सारी चीज़ें आपके ब्रेन से रिलेटेड होती हैं। मतलब उसको अफेक्टिवली आप कैसे हैंडल कर सकते हैं। तो शुरू में इंट्रोडक्शन में इस बुक में यही बताया कि सरवाइव या थ्राइव कि डेली स्ट्रगल्स होती हैं हम पेरेंट्स की। और हमें ये लगता है कि बस ना अभी ये लम्हा किसी तरह से गुजर जाए, हम इसमें सरवाइव कर लें। कोई बच्चा अगर जिद कर रहा है या तो उसको फौरन कोई चीज़ पकड़ा दी, या अगर दोनों लड़ रहे हैं तो बस दोनों को एक एक लगा के जो है वो अलग कमरे में बंद कर दें या किसी को उधर भेज दें, या कोई भी चीज़। मतलब हमें लगता है कि बस अब ये लम्हा बस गुजारना है। तो उसने एक बड़ी अच्छी बात की है कि यही लम्हात जो आप डे टू डे स्ट्रगल कर रहे होते हैं, अगर थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो ब्रेन की और आपको पता हो कि ह्यूमन ब्रेन किस तरह काम करता है, तो आप उन्हीं लम्हात को जो है वो बच्चों को थ्राइव करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब सपोज कि अगर लड़ाई का सीन है सिबलिंग्स का आपस में, तो बजाय कि उस टाइम पे उनको सेपरेट कर देना, आप उसको उस लम्हे पे थोड़ा सा काम डाउन करके दोनों को या जो भी है वो हम उनको प्रॉब्लम सॉल्विंग, अफेक्टिव वही अफेक्टिव कम्युनिकेशन, एक दूसरे की बात कैसे सुननी है, अपना पॉइंट कैसे रखना है, ये सारी चीजें हम उससे एक जो सिनेरियो होता है उससे हासिल कर सकते हैं। सो दिस बुक इज ऑल अबाउट कि आप अपने बच्चों को ये सारी चीजें जो आप सिखाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि वो थ्राइव करें अपनी जिंदगी में, तो उसके लिए थोड़ी सी ब्रेन स्टडी जरूरी होगी। सो बिगिनिंग विद द चैप्टर 1, पेरेंटिंग विद द ब्रेन इन माइंड। स्लाइड्स करती है फसिया, फिर मैं देखूं। ठीक है। इस इसमें उन्होंने ये बताया सॉरी कि मैम, मैं जब से म्यूट हूँ। सॉरी। अच्छा, आप कुछ कह रही थी। हाँ, मैं कह रही थी कि हमारे पास जो पार्टिसिपेंट्स हैं, अगर आप लोग अपनी इनपुट पहले देना चाहते हैं तो वी वुड लव टू हियर यू कि आप लोगों ने जो चैप्टर 1 पढ़ा तो उसमें आप लोगों ने क्या क्या जो है वो निकाला, विच यू कैन शेयर विद अस इंशाल्लाह। और अगर तो पढ़ा कोई बात नहीं है, नहीं पढ़ा उस पे भी हम तो मासूम कहते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन इफ देयर इज एनीथिंग यू रियली वांट टू शेयर फ्रॉम द चैप्टर 1, तो वी वुड लव टू हियर यू। यस इरशा, गो अहेड।
I think in general I'd like to say that जो रायमा ने भी बात की है that before working on your child or children's mental health, पेरेंट की अपनी मेंटल स्टेबिलिटी होना, मेंटल हेल्थ कितनी कितनी इम्पोर्टेंट जो है वो होती है। यूजली जब हमारे बच्चे आपस में लड़ रहे होते हैं या वो किसी बात पे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं या they're trying to explain something. For example, chapter 1 में जब कोई मतलब एक एक्सीडेंट हुआ है and the child is trying to explain something, यूजली पेरेंट्स जो है उस वक्त सारी रैशनैलिटी एक साइड पे रख देते हैं, दे कांट इवन थिंक स्ट्रेट एट दैट मोमेंट, या पैनिक हमें ओवर कम कर लेता है या हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, नोए हो जाते हैं। सो यस, आई थिंक इन जनरल जो दो चैप्टर्स दैट वी रेड इनिशियली, मैं तो उसमें यही समझूंगी कि इट्स रियली रियली इम्पोर्टेंट कि पेरेंट्स की मेंटल हेल्थ जो है वो बहुत अच्छी हो, तभी आप इन चीजों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। थैंक यू। Thank you so much, Irsa. If Ikra want to share something or Mubashshar regarding the chapter 1, or Sumaira or Umama, anybody of anyone from you? Okay, let's see inshallah. अच्छा, इसमें एक बड़ी अच्छी चीज जो मुझे लगी ना, इसके जो इंट्रोडक्शन में उन्होंने दिया हुआ है कि सर्वाइव एंड थ्राइव वाला एक कॉन्सेप्ट के बाद, मतलब उसमें ना ऑथर ने आपको पहले पेज पे एक चीज उससे मिलती है और वो बड़ी एक थॉट प्रोवोकिंग सी चीज है। वो कहता है कि टेक ए मोमेंट एंड आस्क योरसेल्फ व्हाट डू यू रियली वांट फ्रॉम योर चाइल्ड, व्हाट क्वालिटीज डू यू होप दे डेवलप एंड टेक इनटू देयर एडल्ट लाइफ। Most likely you want them to be happy, independent and successful. You want them to enjoy fulfilling relationships and a life and live a life full of meaning and purpose. अब वो आगे कहता है कि now think about the percentage of your time you spend intentionally developing these qualities in your children. मतलब हम एक तरफ ये मांगते हैं कि हमारे बच्चे ऐसी लाइफ गुजारे, हमारे बच्चे ये करें, हमारे बच्चे इस तरह की जिंदगी जिए, उनका ऐसा माइंड सेट हो। तो फिर ऑथर आपसे क्वेश्चन करता है कि हाउ मच टाइम यू एक्चुअली स्पेंड विद योर चिल्ड्रन, कि आपके बच्चे ये सब चीजें अपनी लाइफ में ले आए। और फिर इसके साथ ही एक बड़ी कोई मसला नहीं। अच्छा, उसके बाद वो एक बात कहता है कि जो बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि the moment you are just trying to survive are actually opportunities to help your child to thrive. यानी कि जो बात राइमा ने स्टार्ट में कही थी ना कि बच्चे को जो भी इमोशन आते हैं हम कहते हैं चलो अभी का वक्त टपा दो, ऐसा ही होता है ना, रो रहा है तो बस चुप करा दो, उछल रहा है तो अच्छा उसको फौरन से कहो नहीं 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 ये नहीं करो, कहीं पे जाकर टैंट्रम शो कर रहा है तो आपकी जो पहली इंस्टिंक्ट होती है वो क्या होता है कि जो इस वक्त हो रहा है ना वो खत्म हो जाए। और होता ये है इस पूरे प्रोसेस में कि जो उसके आगे जिंदगी में करने वाले काम होते हैं ना उस पे वो फोकस नहीं कर पाता, वो माइंडसेट डेवलप नहीं कर पाता, क्योंकि एक न्यूरोपैथी होती है। वो आगे जाके इस बुक में बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया है, एंड आई विल लव टू शेयर द इनसाइट्स ऑफ इट। अच्छा, उसके बाद वो इस बुक में एक और चीज जो आगे हम देखते हैं वो कहते हैं कि वी कैन ट्रांसफॉर्म द एक्सपीरियंस इनटू one that develops not only each child's brain but also her relationship skills and her character. ये जो एक्सपीरियंस होते हैं ना लाइफ में, कोई भी बच्चों के हो या आपकी लाइफ में हो, इवन अगर आप इसको बच्चों की तरफ से ना देखें ना, इसको अपनी तरफ से भी देखें, इट विल आल्सो हेल्प यू। क्योंकि मैं हमेशा एक चीज कहती हूँ कि पेरेंटिंग बुक्स का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि एज ए पेरेंट हम अपने लिए भी कुछ ना कुछ उसमें से सपोर्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, निकालने वाला मतलब कहते हैं ना कि देखने वाली आंख चाहिए, आप अपने लिए भी बहुत कुछ निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हमारी लाइफ में भी बहुत सारे इवेंट्स होते हैं और हम क्या करते हैं उस इवेंट्स का रोक लगा लेते हैं। तो अब यहाँ पे एक बड़ी मजे की चीज है जो मुझे बहुत अच्छी लगी कि वी कैन ट्रांसफॉर्म द एक्सपीरियंस इनटू द वन दैट डेवलप्स नॉट ओनली चाइल्ड्स ब्रेन। कि एक्सपीरियंसेस ना सिर्फ बच्चे का ब्रेन डेवलप करते हैं लेकिन आल्सो उसकी रिलेशनशिप की स्किल्स भी डेवलप कर लेते हैं और उसका करेक्टर डेवलप करने में भी हेल्प करते हैं। ठीक है, किसी बच्चे का मोमेंट ऑफ टेंट्रम, हमें लग रहा है कि टेंट्रम है अभी खत्म करा दो, बट दैट वेरी एक्सपीरियंस कैन ट्रांसफॉर्म हर इफ वी यूटिलाइज इट वेल, अगर हम उसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज करें। तो वो ये कहता है कि व्हाट्स ग्रेट अबाउट दिस सर्वाइव एंड थ्राइव अप्रोच इज दैट यू डोंट हैव टू ट्राई टू क्रेव आउट स्पेशल टाइम टू हेल्प योर चिल्ड्रन टू थ्राइव।
यानी कि आपको जरूरी नहीं है कोई अलग से मूवमेंट। हम क्या कहते हैं, मतलब मैं आपको एक बड़ी सिंपल सी बात बताती हूँ। हम कहते हैं कोई आए हमारे बच्चे को मेंटोर कर दे, कोई ऐसा दिन बैठे, मतलब पूरे साल में कोई ऐसी वर्कशॉप करा दें जिसमें बच्चे में इखलाकियात आ जाएं। ठीक है, मतलब मेरे पास क्या होता है कि मेरे पास मदर्स आती हैं, वो कहती हैं हमारा बेटा 13 साल का हो गया या हमारी बेटी 17 साल की हो गई है, वो अब हमसे बात नहीं करना चाहते, आप उसके साथ ना एक सेशन ले लें। और मैं क्या कहती हूँ मेरे एक सेशन से कोई फायदा नहीं होगा, आप ना पैसे जाया करें मेरे साथ, ना करें। मैं लिटरली नो करती हूँ। ठीक है, वजह ये, मेरे उस एक सेशन से आपका फायदा नहीं होगा, आपकी जेब से पैसे जरूर आ जाएंगे मेरे पास। ये डिसऑनेस्टी तो मैं कर ही सकती हूँ कि मैं कहूँ अच्छा लाए पेमेंट दे, मैं बिठा लेती हूँ आपके बच्चों को, लेकिन मुझे पता है वो एक सेशन उसमें तब्दीली नहीं लाएगा। क्यों? क्योंकि आपने जो डे टू डे लाइफ है ना, वहां पे ये सब इम्प्लीमेंट खुद करना है। मतलब मैं एक दिन की मेंटोरिंग सेशन से फर्क नहीं पड़ने वाला। ये बात आप लोग, इस बात को, ये बड़ी कड़वी सी बात है, लोग नहीं करते, क्योंकि दिस इज आल्सो ए बिजनेस ना, कि आए अपने बच्चों को भेजें हम उनको एक दिन में सही कर लेंगे, ऐसा नहीं होता। इट टेक लॉन्ग टाइम। ये पूरी न्यूरोपैथी है, ये पूरे एक न्यूरॉन्स का सिलसिला है, ये पूरी एक माइंड बिल्डिंग है, हम लोग एक वर्ड बोलते हैं न्यूरो साइंसेज में, रीवायरिंग। एंड आई रियली लव इन दिस बुक के ऑथर, क्योंकि खुद न्यूरो साइंटिस्ट है, तो उसने भी इस वर्ड को यूटिलाइज किया हुआ इधर। तो वो आगे जाके हम देखेंगे कि ये कैसे होता है। ठीक है, वायरिंग एंड रीवायरिंग क्या होती है। तो आपको जो है वो, आपको क्रेव नहीं करना कि कोई मुझे अलग से मूवमेंट मिलेगा तो मैं बच्चे को जो है वो उसके अंदर अच्छे इखलाक करूंगी, बल्कि जो मूवमेंट्स है ना, जो वेरी मूवमेंट जिनको हम वो समझते हैं कि ये खराब हो गया काम और बुरा हो गया, वही असल में मूवमेंट्स हैं। जिस वक्त वो चीजें फेंक रहा है वही मूवमेंट है, जिस टाइम वो एंगर शो कर रहा है वही मूवमेंट है, जिस टाइम वो आपसे बात नहीं कर रहा वही मूवमेंट है। दिस दैट इज एक्चुअली द मूवमेंट। हमने कोई अलग से नहीं खरीद के लाने मूवमेंट्स, उसी डे टू डे लाइफ में हमने यूटिलाइज करना है। दिस इज वेरी नाइस हेयर। ठीक है, अब वो कहते हैं कि यही जो स्ट्रेसफुल एंग्री मोमेंट्स होते हैं ना, ठीक है, एज द मिरेकुलस एडोरेबल वन, वो कहते हैं ये अपॉर्चुनिटी है टू हेल्प देम बिकम द रिस्पॉन्सिबल केयरिंग केपेबल पीपल यू वांट देम टू बी। एंड दिस इज वेरी वेरी बिग स्टेटमेंट। मतलब देखने में ये बड़ी आम सी लाइन लग रही है, लेकिन इन रियलिटी दिस इज अ वेरी ह्यूज लाइन। अच्छा, आगे एक उसने एक बात की है जो कि इस बुक को यूटिलाइज करने का तरीका है, आप में से जिसके पास भी ये हार्ड फॉर्म में है, यू गाइस कैन डू इट। वो कहते हैं हाउ टू यूज दिस बुक। ठीक है, वो कहते हैं वेदर यू आर पेरेंट, ग्रैंड पेरेंट, टीचर, थेरेपिस्ट और एनी केयर गिवर, आप बच्चे की हैं या कोई भी आप जो है वो केयर गिवर, कहीं पे भी एज जॉब करती हैं, आप किसी टीचिंग करती हैं, आप कुछ भी करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ना आपके लिए वर्ड पेरेंट ही है। ठीक है, मतलब अगर आप टीचर भी हैं, अगर आप किसी की मेंटोर भी हैं, इवन मैं मेंटोर्स को भी ऐड कर रही हूँ इसमें, हो सकता है आप कोचेस हों, आप कोई भी हो। सो द ऑथर इज एक्चुअली प्रोनाउंसिंग यू एज ए पेरेंट इन द होल बुक, क्योंकि वो अब सबको अलग अलग नहीं रेफर करना चाह रहा, तो पेरेंट के अंदर ही सारी बात पूरी हो रही है। अच्छा, मतलब कोई भी जो रिस्पॉन्सिबल है उस बच्चे की जिंदगी में, उसका केयर टेकर आप कह लें, कोई भी। ट्रू, यही वाली बात है, मतलब कोई भी है ना, आप तो आप पेरेंट ही कहला रहे हैं। अब यहाँ पे ना हम ये देखते हैं कि फर्स्ट चैप्टर में वो क्या प्रेजेंट कर रहा है। आज हमने फर्स्ट 2 चैप्टर्स देखने हैं। फर्स्ट चैप्टर बहुत स्मॉल है, उसमें थोड़ी सी चीज है जो कि हम देखेंगे कि आगे क्या है, लेकिन सेकंड चैप्टर इज अ वेरी ह्यूज वन ना। हम कोशिश करेंगे कि हम चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 को इंटीग्रेट, हम भी इंटीग्रेशन करना शुरू कर दें। ठीक है, ऑथर तो कर ही रहा है, हम भी इंटीग्रेशन कर लेंगे। क्योंकि ऑलमोस्ट सेम बात हो रही है, मतलब बात एक ही हो रही है आगे। तो चैप्टर 1 जो है वो प्रेजेंट करता है द कॉन्सेप्ट ऑफ पेरेंटिंग विद द ब्रेन इन माइंड एंड इंट्रोड्यूसेस द सिंपल एंड पावरफुल कॉन्सेप्ट एट द हार्ट ऑफ द होल ब्रेन अप्रोच, इंटीग्रेशन। ठीक है, और चैप्टर 2 जो है वो फोकस कर रहा है हेल्पिंग अ चाइल्ड विद लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन वर्क टुगेदर सो द चाइल्ड कैन बी कनेक्टेड टू बोथ हिज लॉजिकल एंड इमोशनल सेल्व्स। ठीक है, तो अब हम आते हैं चैप्टर 1 के ऊपर, और लेट्स मूव टुवर्ड्स द चैप्टर 1 itself. यस जी राइमा।
would you love to start the chapter 1? जी, अच्छा, चैप्टर 1 में पेरेंटिंग विद द ब्रेन इन माइंड, कि उसने स्टार्ट यहाँ से किया कि हमें जो बॉडी है, अगर जैसे ह्यूमन बॉडी है या बच्चों का अगर बॉडी में कुछ मसला होता है तो हमें पता चल जाता है कि भाई ये इससे ऊपर, इस टेम्परेचर से ऊपर अगर है तो कोई फीवर है, ठीक है, और इसको कोई ना कोई इन्फेक्शन हो गया तो हमें उसको तवज्जो देनी है। तो लेकिन उस इस सारे प्रोसेस में तो फिजिकल हम देख रहे होते हैं बच्चों को, लेकिन एक चीज जो हम थोड़ा भूल जाते हैं वो एक्चुअली ह्यूमन ब्रेन होता है। और ह्यूमन ब्रेन इज सच अ पावरफुल ऑर्गन कि ये तकरीबन हर चीज ये डिटरमिन कर रहा होता है, ठीक है। इनफैक्ट द ब्रेन प्रीटी मच डिटरमिन्स हु वी आर एंड व्हाट वी डू। तो अगर होल ब्रेन पर्सपेक्टिव इंट्रोड्यूस कराएं हम पेरेंटिंग में, तो हम बच्चे को मतलब एज अ पेरेंट हमारे लिए उनको अंडरस्टैंड करना आसान होगा, उनको रिस्पॉन्ड करना आसान होगा, और मुश्किल सिचुएशंस में कैसे डील करना है ये हमारे लिए आसान हो जाएगा। और हम बच्चों की मदद कर रहे होंगे टू बिल्ड अ फाउंडेशन फॉर देयर सोशल, इमोशनल एंड मेंटल हेल्थ। अच्छा, जैसे इन्होंने कहा कि बाय अंडरस्टैंडिंग फ्यू सिंपल एंड इजी टू मास्टर बेसिक्स अबाउट हाउ ब्रेन वर्क्स, यू विल बी एबल टू बेटर अंडरस्टैंड योर चाइल्ड एंड बिल्ड अ फाउंडेशन फॉर सोशल, इमोशनल एंड मेंटल हेल्थ। अच्छा, इसके बाद एक स्टोरी वो बताते हैं कि एक छोटी बच्ची थी जो कि एक इंसिडेंट हुआ उनके साथ कि उनकी जो केयर टेकर थी या जो नैनी थी वो उनका कोई क्रैश हुआ और फिर उनको हॉस्पिटल लेके जाए, और वो 2 साल की थी वो बच्ची। तो जब वो उसकी माँ फिर वहां पहुंची, उसके बाद सानिया होने के बाद जब वो हॉस्पिटल पहुंची, तो वो बच्ची जो थी वो कंटिन्यूअस रिपीट कर रही थी अपने अल्फाज में, बेशक कभी वो बोल नहीं सकती थी, लेकिन वो जैसे इया वो कुछ कह रही थी। अच्छा, अब आप लोग मुझे बताएं कि अगर इस तरह का खुदा ना खास्ता कोई बात होती है और छोटा सा बच्चा कुछ कहना चाह रहा है, तो व्हाट इज योर इनिशियल रिस्पॉन्स? और बगैर शर्माए आप लोग बताएं, हम बहुत खुशी से आपका इंटेक लेंगे। कोई इसमें वही वैसे अक्सर जैसे कहते हैं कोई राइट एंड रॉन्ग आंसर नहीं होता, बस शेयर करना होता है, और हम इधर शेयर करने के लिए बैठे हुए हैं। हाँ, क्यों? सबसे पहले तो खुद ही शॉक में चले जाएंगे। हाँ, बच्चे को तो मुझे लगता है बाद में ही हैंडल करेंगे, पहले खुद ही। अपनी हेल्थ ऐसी है ना, ब्रेन हेल्थ। ट्रू दैट, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। यही होता है मोस्टली। यस, इकरा और इकरा इकरा और मुबशरा और इरशान बड़ी cool। अच्छा, अब सिनेरियो में हाँ जी, यस, कैरी ऑन इरसा एंड मुबशरा। मेरे केस में तो मैंने जो पहली पेरेंटिंग बुक पढ़ी थी ना वो यही पढ़ी थी, और तब मेरा बेटा बहुत छोटा था। तो मैंने देखा है कि हमें ना अपने आप को बहुत ज्यादा ट्रेन करना पड़ता है टुवर्ड्स नॉट रिएक्टिंग द वे वी यूज टू रिएक्ट। मैंने जैसे बच्चा जब गिरता था तो मुड़ के भाग के उठाने वाली जो एक इंस्टिंक्ट होती है ना माँ की, उस पे भी आपको बहुत अपने आप को ट्रेन करना पड़ता है कि नहीं, ठहर जाओ, पहले उसको रिएक्ट करने दो फिर आप रिएक्ट करना। इसके लिए हमें अपने ऊपर भी काम करना पड़ता है, और जब वो रिएक्ट करता है तो फिर उसके साथ मिलके काम करना। इसके लिए जितनी उसको ट्रेनिंग चाहिए उतनी हमें भी ट्रेनिंग चाहिए। ट्रू दैट, वेरी ट्रू। यस इकरा। अच्छा, यहाँ पे जैसे इसका जो वाकया है ना वो है बड़ा इंटरेस्टिंग, जो अभी रायमा ने आपसे क्वेश्चन किया कि एक दिन मेरीना होती है और उसको कॉल आती है कि भाई आपका बच्चा नैनी के साथ था, एक्सीडेंट हो गया है। और वो बच्चे के पास पहुंचती है और बच्चा इया वो जो है वो कर रहा होता है, ठीक है, मतलब उसको और कुछ नहीं पता, वो सिर्फ यही चीज वो जो है उसको आइडिया है। अब उसकी माँ जो है वो कैसे रिस्पॉन्ड करती है, तो यस राइमा पहले आप ले जाए, फिर इसको आगे मैं करती हूँ कंटिन्यू। जी, अच्छा, उन्होंने ये सिनेरियो बताने के बाद कहा कि दो दो सिचुएशंस मतलब हो सकती हैं, कि एक तो ये कि अगर मतलब उस टाइम पे अगर बच्चा कुछ बता रहा है तो फौरन आप उसे कह दें कि ओके लेट्स गो गेट सम आइसक्रीम, कार्टून देख लेते हैं,
या मतलब उसको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। मोस्टली पेरेंट्स हम यही करते हैं। और दूसरा जो फिर उसकी माँ ने, मेरी आना जो थी, उसने क्या अप्रोच ली, उसने ये लिया कि उसने जो बच्ची है उसको बोलने दिया, और साथ साथ वो उसके अल्फाज को अपने अल्फाज दे रही थी और उसको हेल्प कर रही थी कि वो पूरी स्टोरी नरेट करे। जैसे वो अपनी नैनी को इया कहती थी बच्ची, तो वो जब इया या वो कर रहे, तो माँ ने कहा यस यू एंड सोफी वर इन एन एक्सीडेंट वरंट यू। फिर वो उसको, उसने बच्ची ने कोई इशारा करके बताया कि ऐसे हो गया उसको, यानी कोई दौरा सा पड़ा, सीजर सा पड़ा। तो माँ ने फिर उनको अल्फाज बनाए कि ओ शी वाज इन सीजर एंड द कार क्रैश डिडंट इट। तो फिर वो स्टेटमेंट वो देता है ई वो कि हाँ इस तरह क्रैश हो गया, और ईया जो है वो उसको समझ नहीं आई। मतलब वो बोल नहीं सकते थी, लेकिन माँ ने बच्चे की बॉडी लैंग्वेज को समझ के, ठीक है, जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है उसको समझ के, उसने वर्बली उसको पूरी सिचुएशन को ठीक कर दिया, मतलब एक्सप्लेन कर दिया। तो इसका क्या फायदा हुआ, ये फिजिया बताएंगे। अच्छा अच्छा, पहली चीज तो देखें, पहली चीज ये कि माँ ने, जैसे हम लोग यूजुअली क्या करते हैं कि बच्चे को चोट लग जाए, ओ आओ तो मैं आइसक्रीम खिलाऊं, आओ तो मैं आइसक्रीम खिलाऊं, चलो चलो इसको चॉकलेट्स लेके दे दो। हाँ। अच्छा, मदर का छोटा बहन भाई हुआ है, मदर हॉस्पिटल में है, अच्छा इसको नानी के घर छोड़ दो, इसको बिल्कुल ना पता लगे कि माँ को कोई तकलीफ हुई है, इसको बिल्कुल पता नहीं लगना चाहिए। ठीक है, कोई एक्सीडेंट हो गया, इसको दूर कर दो, इसको हॉस्पिटल लेके नहीं आना, इसको बताना नहीं, बस इसको इसको मगन कर दो कहीं, ठीक है, डिस्ट्रैक्शन। और यही क्या होता है, जो बड़ी हम खवातीन होती हैं, हम क्या करती हैं, हमें कोई भी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम होती है तो हमें कहते हैं चलो शॉपिंग कर लो, चलो ऐसा करते हैं कि अच्छा, इर्सा का मैसेज आया है कि आई थिंक वी वुड बी मोर interested in what the adult or doctor have to say than the child to see the extent of hurt. Yes. तो हम क्या करते हैं, हम डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं, और इसी तरह जो बड़ी हम खवातीन होती हैं हम भी क्या करती हैं, डिस्ट्रैक्शन। अक्सर आपने देखा होगा कि आई डोंट वांट टू गो टू फॉर द थेरेपीज, आई यूज्ड टू ईट चॉकलेट्स, यू नो, दिस इज अ वेरी फेमस कोट व्हिच इज very vibrant nowadays, ke whenever I feel the mental meltdown, I go to buy some cake. मतलब डिस्ट्रैक्शन, ओवरऑल वी आर इन द लूप ऑफ डिस्ट्रैक्शन, जो हो रहा है उससे जान छुड़ाओ, ठीक है, उस टाइम पे उसको वो गुजार दो। वही वो मोमेंट बन सकता है कि जब आपका बच्चा अंडरस्टैंड करे कि ओके, द एक्सीडेंट इज एक्चुअली हैपेंड, शी वाज इन द पेन, पेन इज रियल। बच्चा ऐसा नहीं होता कि वो कंप्रीहेंड ना कर सके। अब वो बच्चा 2 साल का, वो बता रहा अपनी जबान में कि या वो उसको लगा था, लेकिन माँ ने क्या किया कि उसको उसके अंदर ही छोड़ दिया। अब वही थॉट क्या करेंगी, उसको हॉन्ट करेंगी, उसको बैठे बैठे ख्याल आएगा, वो इनकम्प्लीट है रिगार्डिंग दैट वेरी इवेंट के आखिर हुआ क्या था। ये इनकम्प्लीटेशन आपके अंदर जब भी रहती है, आपके अंदर वो क्वेश्चन मार्क छोड़ती है। अब इसके 2 सिनेरियोज हो सकते थे, या तो उसकी माँ उसको बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट कर दे और जिंदगी में उसको आगे ये बात मोमेंट समझ ही ना आए कि चोट लगती है तो क्या होता है, और पैनिक होना शुरू कर देगा वो बच्चा जिसको हैंडल करना ही नहीं आता। ठीक है, उसको इमोशनल जो है वो ब्रेकडाउन उस टाइम पे उसको मिलेगा, वो पेन बहुत ज्यादा फील करेगा, इमोशनल डिस्ट्रेस में चला जाएगा। क्यों? बिकॉज उसको 2 साल में अपॉर्चुनिटी मिली, 3 साल में कहीं ना कहीं मौका मिली, लेकिन कभी हमने उसको फेस नहीं करने दिया। वी ऑलवेज डिस्ट्रैक्ट देम। तो हमें उस बच्चे को पता ही नहीं है कि रियल लाइफ में जो है वो एक्सप्रेस करना और एक्सप्रेशन शेयर करना क्या है। ही इज अनेबल टू शेयर। अच्छा, दूसरी चीज ये कि एक बच्चे के साथ आप डिस्कस कर रहे हो कि ये हुआ था, वो चीज उसने देखी है, भूल थोड़ी जाता है इंसान, उसकी मेमोरी लॉस थोड़ी हो जाती है, हमें लगता है बच्चा भूल जाता है, लेकिन उसके अनकॉन्शियस में सब कुछ स्टोर हो जाता है। ठीक है, तो दूसरी चीज उसने क्या की कि उसने अपने बच्चे को बिठाया और उसको बताया, उसके साथ डिस्कस किया, उसको कंप्लीटेशन दी। ठीक है, तो अब इसमें वो क्या कहता है कि अब इसमें होता क्या है, वो कहते हैं कि since she knew the importance of helping her son brain process the frightening experience, she helped him retell the event so that he could process his fear and go on with his daily routine in a healthy and balanced way. अब कुछ इनकम्प्लीट नहीं है, उसके अंदर वो फियर नहीं है कुछ हुआ था, वो सब बताना चाह रहा था, चॉकलेट खाएगा भूल जाएगा, लेकिन वो उसके अंदर तो है ना। हम्म। मतलब बच्चा भूलता नहीं है, बच्चे के अंदर ईयर 7 तक डाउनलोडिंग हो रही होती है।
अनलिमिटेड डाउनलोडिंग कैपेसिटी होती है। whatever he is seeing listening डाउनलोड 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 डाउनलोड, उसको कंप्लीशन करना होता है। जैसे पेरेंट्स फाइट करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, हम कहते हैं बच्चों को साइड पे कर दो, बच्चों को बिल्कुल नहीं पता लगे, हम बच्चों सुबह उठते हैं, बच्चों को हम उनको कंप्लीशन दें, उसको डिस्कस करें, ये हुआ था, this happened, how we handle it, now what is the situation, you can give them the bites of it so they understand what actually happened in these scenarios, how to move on। तो ये मूव ऑन की जो हम बिल्कुल वो जो एक ब्लैंक छोड़ देते हैं, वो उनके अंदर एक जगह छोड़ देता है। अच्छा, यहाँ पे अब आके ना वो आगे बात कर रहा है कि लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन, और ये सब वही चीजें हैं जो आगे हम चैप्टर 2 में देखने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे हम एक चीज देखते हैं, जो उसने बहुत अच्छी एक चीज दी हुई है, द हियर, हम इसको डिस्कस करते हैं, ये वाली, द रिवर ऑफ वेल बीइंग। राइमा, इसको अगर आप करना चाहती एक्सप्लेन करें, फिर मैं इसको करती हूँ। अच्छा, इसको एक्सप्लेन करने से पहले थोड़ा सा वो दे देते हैं कि इंटीग्रेशन मतलब है क्या। कि जैसे अभी इस एक्सपीरियंस से बच्चा गुजरा, तो उसका जो लेफ्ट साइड ऑफ ब्रेन होती है ह्यूमन ब्रेन की, वो हमें ज्यादातर लाइक लॉजिक को समझती है, लीनियर होता है वो, और वो आप कहने के रीजन और लॉजिक को देता है। जो राइट साइड पे होती है, हाँ ये आप स्क्रीन पे देखें, फोकस्ड ऑन फैक्ट्स होती है, प्लान्ड और ऑर्डर होता है उसमें, और मतलब प्रॉपर ना आप कह लें कि एक स्ट्रक्चर सा होता है। लेफ्ट ब्रेन उस तरफ उन चीजों को करता है। जो राइट ब्रेन होता है, ये ज्यादातर एसोसिएटेड होता है हमारे इमोशंस के साथ, हमारी फीलिंग्स के साथ, हमारे इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी के साथ, और ये चीजें होती हैं। तो आप ये समझे कि ह्यूमन ब्रेन ऐसा होता है कि एक उसका लेफ्ट लेफ्ट पार्ट है और दूसरा राइट पार्ट है। अब ये सारे जो हिस्से होते हैं, जैसे लोअर ब्रेन है वो मेमोरी का होगा, थोड़ा सा अपर वाला वो कुछ और फंक्शन कर रहा होगा। तो असल में सारे पार्ट्स अलग अलग फंक्शन कर रहे होते हैं, लेकिन आप जैसे कहें ना कि पूरा जो होल फंक्शन है, जो एक स्टेबल पर्सनैलिटी के लिए, एक स्टेबल कि आप ऑप्टिमम उससे काम लें ब्रेन से, वो इस तरह होता है कि ये सारे पार्ट्स अपना अपना काम भी कर रहे हैं, और सेकेंडली आपस में मिले भी हुए हैं, लेकिन आपस में ये इंटीग्रेटेड है, इनका आपस में कनेक्शन है। अगर एक तरफ कुछ आप कह लें कि उतार हो रहा है, तो दूसरी साइड उसको, उस उतार चढ़ाव को बैलेंस कर लेगी। मतलब एक यूनिफाइड फॉर्म में ये आप फंक्शन करना चाहिए ब्रेन को। तो इस प्रोसेस को कि आपके ब्रेन के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, दे वर्क टुगेदर फॉर वेलबींग ऑफ ह्यूमन बीइंग, इसको इंटीग्रेशन कहते हैं। ठीक, अच्छा, दूसरा ये था कि बहुत सारी चीजें जो है कि ब्रेन के डेवलपमेंट को अफेक्ट करती है। उसमें नेचर इम्पोर्टेंट होती है, उसमें नर्चर होता है, उसमें आपके जीन्स जो है जेनेटिक में भी वो भी फर्क होता है। लेकिन एक चीज होती है कि जो ब्रेन को बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है, और ये बहुत रिसेंट डेवलपमेंट्स न्यूरो साइंस में आई थी, जो न्यूरोप्लास्टिसिटी जिसको हम कहते हैं, कि ब्रेन इज वेरी प्लास्टिक। और प्लास्टिसिटी क्या मतलब कि वो बहुत चेंज हो जाता है, इवन उसका फिजिकल स्ट्रक्चर ब्रेन का चेंज हो जाता है। और किस वजह से होता है? एक्सपीरियंस की वजह से। आप जितना जो कुछ एक्सपीरियंस करेंगे, जितना एक्सपीरियंस करेंगे, इवन इनटू ओल्ड एज, और एक्सपीरियंस एक्चुअली चेंज द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन। तो ऐसा नहीं होता कि अगर सपोज अभी कुछ हो गया है या इतना दिमाग बन गया है तो अब वो और बढ़ नहीं सकता या और कुछ उसमें बेहतरी नहीं आ सकती। तो जो एक्सपीरियंस होता है, ब्रेन में इतनी कैपेसिटी होती है कि वो उस हिसाब से अपने आप को चेंज कर लेता है। अच्छा, तो यहाँ पे एक पॉइंट ऐड करती हूँ, शायद वो आप लोगों को हेल्प कर जाए। जब भी बच्चे गिरते हैं ना, हमें लगता है कि वो गिरे, उनका घूमड़ बना और हमने वो सहला दिया, वो ठीक हो गया। अच्छा, जो भी ब्रेन पे चोट लगती है ना, इट गिव्स द रिएक्शन, मतलब उससे कोई, अल्लाह ना करे, कोई ऐसा फिजिकल सिम्टम नहीं होता, अल्लाह खैर रखे। लेकिन जब बच्चे गिरते हैं ना, यू कैन सी द एग्रेशन इन देम, क्योंकि आपकी ब्रेन की जो साख्त है ना, जिस तरह अभी राइमन ने बताया कि योर ब्रेन इज प्लास्टिक, राइट, इट चेंजेस वक्त के साथ, हालात के साथ, इवेंट्स के साथ, क्योंकि इसमें वायरिंग एंड रीवायरिंग का प्रोसेस चलता रहता है, इसके पैथवेज बनते रहते हैं, इसमें मसल्स डेवलप होते हैं, मसल्स खत्म होते हैं। यानी कि आप अपनी पॉजिटिविटी पे काम करते हो, आपके नेगेटिव जो है वो मसल्स खत्म होना शुरू हो जाते हैं। हम कहते हैं ना कि हमें बड़ी डिफिकल्टी होती है अच्छा बनने में, ठीक है, हमें नहीं होता। आप थोड़ा टाइम काम करते हैं अपने माइंड के ऊपर, आपके जैसे नेगेटिविटी रिमूव होना शुरू होती है, वो बिल्कुल बनावट नहीं होती, बड़ा नेचुरल होता है।
कि आपके वो मसल्स ही खत्म हो जाते हैं, आपके मसल्स जो पॉजिटिव मसल्स हैं वो आपके बनना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह ब्रेन की साख बदलती रहती है। सो हमेशा कोशिश करें कि ये जो हमारी साख बन रही है ना, ये हमारी बन रही है और हमारे बच्चों की बन रही है। एंड एट द वेरी मोमेंट वी हैव टू टेक केयर ऑफ इट कि हम उसके लिए करते क्या हैं। तो ये चीज यहाँ पे जो है हमें थोड़ा सा ख्याल रखना होगा। एक तो चोटें लगने से सर पे थोड़ा सा बचाना होगा बच्चों को, क्योंकि इट जनरेट्स एग्रेशन, एग्रेशन आता है बच्चों में, वायलेंस ज्यादा, चीखें मारते हैं, गुस्सा करते हैं, और बड़ों के साथ भी होता है, राइट। हाँ, तो और ये जो कभी कभी ये होता है कि बच्चा जब गिरे, उसको सपोज इतनी चोट नहीं लगी, लेकिन उसको वो इतना चीखता है और इस वजह से कि हाय मैं क्यों गिरा, तो ये वो उस टाइम पे वो क्या होता है, इस पे वो एक्सप्लेन तो करें। उसको चोट बच्चे एक्सपेक्ट नहीं करते होते हैं ना, अनएक्सपेक्टेड हाँ। लग सकती है, एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते हैं कि हमें भी चोट लग सकती है। हम्म। मुबशरा हैज रेज्ड द हैंड। यस मुबशरा। मुझे लगता है जब बच्चे गिरते हैं ना, तो हम जो डरते हैं ना, हम आसपास के सारे लोग जिस तरह भाग के रिएक्ट करते हैं, बच्चा खौफजदा भी हो जाता है। हाँ कि हाय मुझे हो क्या गया, मतलब ओहो, मेरे ये साथ पता नहीं क्या हो गया। हाँ, शी इज वेरी राइट। ज्यादातर बच्चे इसी वजह से रोते हैं, वरना बच्चों को तो पता भी नहीं होता गिरने के बाद रोना होता है। ये तो और वही हम ना नहीं देखे तो नहीं कहते, रोते। आप हम यकीन नहीं करें, आते बच्चा हैं। इतने जोर से गिरता है और मैं चुप करके खड़ी हो जाती हूँ, रुक जाती हूँ, जाती हूँ, वही रुक जाती हूँ, मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ। अगर तो खुद ही उठ गया तो फिर मैं बाद में जाऊंगी। और आप यकीन करें, समटाइम्स बहुत चोट लगी होती है और वो रोता भी नहीं है, हंसता हंसता खड़ा हो जाता है। हम्म। ये हम डराते हैं बच्चों को। ये हम डराते हैं कि बच्चे मतलब हाय अल्लाह गिर गया, इधर आओ, सब पैनिक मचा देते हैं, इधर आओ इधर आओ, हाय मेरा बच्चा, हाय मेरा बच्चा। और बच्चे को पता लगता है अच्छा इस मूवमेंट के ऊपर मुझे रोना है, इसका मतलब है सब फिक्र होना शुरू कर दो। मुझे लगता है फसिया, जो हमारे अंदर अभी तक डर है ना, रोड पे जाके अचानक से गाड़ी से टक्कर लग गई तो हमें लगता है कि मतलब अभी रोड क्रॉस भी नहीं की हुई होती तो दिल धक धक कर रहा होता है। तो तो मुझे लगता है कि वो डर भी हमारे अंदर वहीं से आया है कि एक्सीडेंट होने वाली सिचुएशन होती है तो हमें पहले ही खौफ आ जाता है। ट्रू दैट, ऐसा ही है। आपने देखा है बहुत सारे लोग हैं उनको बिल्कुल डर नहीं लगता, और बहुत सारे लोग बहुत डरते हैं। तो इट मीन्स कि ये ब्रेन ऑटोमेटिक वाला एक मतलब ये नॉर्मल फियर नहीं है, ये है कुछ ज्यादा ही फियर हम लोगों ने जो है वो बिल्ड इन किया हुआ है इनसाइड। और उसके पीछे बहुत सारी यही वाली रीजंस होती हैं जो हम घर में करते फिरते हैं। तो यस, यहाँ पे ना ये कह रहा है कि नेविगेटिंग द वाटर्स बिटवीन द क्योस एंड रिजिडिटी। अच्छा, अब इसमें क्या है गेट इन द फ्लो में, कि वो आपको जिस तरह बताया रायमा ने कि एक तरफ हमारा लॉजिकल माइंड है, एक तरफ हमारा जो है वो इमोशनल माइंड है। मतलब लेफ्ट ब्रेन इज इक्वल टू द लॉजिकल वन, राइट ब्रेन इज इक्वल टू द इमोशनल वन। दिस इज अ वेरी सिंपल वो डेफिनेशन, जिसको अभी अभी हम चैप्टर 2 में थोड़ा सा देखते हैं और इसको सीखेंगे भी आज के इंशाल्लाह। वी विल लर्न के हाउ वी कैन वर्क विद द ब्रेन। एंड आल्सो दोज हु आर इन द ग्रुप, आई विल सेंड यू द वर्क बुक, ठीक है, फॉर दिस बुक। और हम इस चैप्टर की मैं आप लोगों को कुछ वर्कबुक दूंगी, एंड आई रियली वांट ऑल ऑफ यू टू फिल इट, राइट, फिल इट एंड शेयर इट। अब इसमें कोई एग्जाम्प नहीं करूंगी मैं आप लोगों को, कोई मसला नहीं है। दिस इज समथिंग विच यू हैव टू डू इफ यू रियली वांट टू टेक बेनिफिट आउट ऑफ इट, ठीक है। तो वो मैं आप लोगों के साथ आज रात तक शेयर कर दूंगी, कुछ क्वेश्चंस आंसर, सो यू गाइस डू इट ऑन योर ओन पेस। अच्छा, अब इसमें ना एक बात है कि इमेजिन अ पीसफुल रिवर रनिंग थ्रू द कंट्री साइड, दैट्स योर रिवर ऑफ वेलबींग। Whenever you are in the water, peacefully floating along with the canoes, you feel like you are genuinely in a good relationship with the world around you. You have a clear understanding of yourself, other people, and your life. You can be flexible and adjust when situation changes. You are stable and at peace. अच्छा, होता ये है कि हमारी लाइफ में जैसा ये भी खातून बनी हुई आपको नजर आ रही है ना, जिसमें एक तरफ कियोस है और एक तरफ रिजिडिटी है। यानी कि एक तरफ जो है बिल्कुल हर चीज परफेक्ट होनी चाहिए, बड़ी लॉजिकल, एक तरफ इमोशनल कियोस मची हुई है, टेरिबल इमोशनली ड्रेन हो रहे हैं, एक तरफ बिल्कुल साउंड है, बिल्कुल परफेक्शनिस्ट है। तो जिंदगी में ना दो तरह की सिचुएशन होती है, या तो आप बहुत ही जो है हर चीज पीसफुल जा रही है या हर तरफ कियोस, और ऐसा होता नहीं है। हमारा एक रिवर ऑफ वेलबींग है, वी आर इन बिटवीन समवेयर। होता ये है कि हम सिचुएशन टू सिचुएशन इधर से उधर मूव इन एंड मूव आउट करते हैं।
इट्स अप टू अस हाउ वी आर रोटेटिंग ओवर सेल्फ। आप अपने कंट्रोल में हैं। द ओनली पर्सन यू कैन कंट्रोल इज योर ओन सेल्फ। आप अपने बच्चों को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप अपने फैमिली मेंबर्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, रिलेटिव्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, फ्रेंड्स को कंट्रोल नहीं कर सकते। आपके पास जिसकी अथॉरिटी है वो आप खुद हैं। जिस पे सबसे ज्यादा आपका बस चल सकता है वो आप खुद हैं। तो अब ये आपने बस चलाना है कि आपने कैसे चलाना है। सो आपका रिवर ऑफ वेलबींग है, और आपकी मेंटल हेल्थ भी इसी तरह ही है। एक तरफ बहुत क्योस है, एक तरफ बहुत रिजिडिटी है। नाउ इट्स अप टू यू हाउ यू आर हैंडलिंग योर हेड, हाउ यू आर हैंडलिंग योर ब्रेन। अब अगर आप खुद ये चीज सही से इम्प्लीमेंट नहीं कर रही होंगी, तो जिस तरह अभी राइमा ने बिल्कुल शुरू में कहा था कि इसमें कितनी प्यारी बात है कि बच्चे मिरर करते हैं आपको। आपके न्यूरोपैथी आपके बच्चे मिरर कर रहे हैं, तो वो एग्जैक्टली वैसे ही करेंगे। मतलब बड़े मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। आई गॉट ए मैसेज फ्रॉम ए मदर, आई एक्चुअली गॉट ए कॉल फ्रॉम हर। मेरा बच्चा बहुत जिद्दी है, मेरा बच्चा इतना जिद्दी है वो कोई बात नहीं मानता, मेरा बच्चा इतना जिद्दी है वो मेरी शक्ल तक नहीं देखता, वो इतना जिद्दी है, वो इतना बदतमीज हो गया मैं आपको बता नहीं सकती। अच्छा, मैंने उनसे कहा इज ए एनी, ठीक है, एनी प्लेस वेयर यू थिंक कि यू नीड टू लर्न सम पेरेंटिंग? नहीं, हमें सब आता है। मुझे, मेरे हस्बैंड को सब आता है। ये बच्चे का प्रॉब्लम है, आपको बताया ना, मुझे बहुत पता है, मैंने सारे लेक्चर्स देखे हैं। अच्छा, मैंने सारे लेक्चर सुने हुए, मैंने इतनी बुक्स पढ़ी हुई है। प्रॉब्लम बच्चे में है, हम बिल्कुल ठीक हैं, हमें कुछ नहीं हुआ हुआ, हम बिल्कुल ठीक है, प्रॉब्लम बच्चे में है, आप उसके साथ सेशन में। मैंने कहा इज देयर एनी पॉसिबिलिटी, देयर एनी सिंगल पॉसिबिलिटी कि यार जो आपने पढ़ा हो इम्प्लीमेंट किया उसमें कोई कोई मसला हो? ऐसा हम थोड़ी देर के सपोज कर सकते हैं। हम सपोज क्यों करें फसीहा, हम क्यों सपोज करें जब हमने किया ही सब ठीक है? तो ये मतलब कौन सी स्टेज हुई बैंक की? बैंक का कौन सा हिस्सा हुआ ये रिवर बैंक का? रिजिडिटी, कि आपने अडेप्ट ही नहीं करना, आपने कॉम्प्रोमाइज ही नहीं करना या नेगोशिएट ही नहीं करना। और एग्जैक्टली यही उनका बच्चा कर रहा था। वो उनसे बात ही नहीं कर रहा, वो उनसे हम्म डिस्कस नहीं करना चाह रहा, उनके साथ बैठना नहीं चाह रहा। उसने कहाँ से लिया है ये? इसी हम्म एटीट्यूड से उसने मिरर किया है। कैन यू सी हाउ रिजेम्बलेंस? मतलब वो मुझे अपने बच्चे का उन्होंने पहले बताया था, एंड आई नोट डाउन ईच एंड एवरीथिंग, जो जो वर्ड बोल रही थी वो कर रही थी। बट व्हेन शी स्टार्ट टॉकिंग आई रियलाइज कि शी इज एक्चुअली रिफ्लेक्टिंग ऑल दोस थिंग्स जो उन्होंने अपने बच्चे में बताई है। हम्म So, being a child, he actually mirror his parents. Nothing is happening out of the world there. He is only modeling his parents. That's it. अब वो हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा. He just हम्म model his mother and his father. तो वो प्रोडक्ट बन गया एक. अब वो कंट्रोल में नहीं आ रहा. So that is why what we need to do, मतलब what I learned from that specific event, that being a mother, I must open the doors of learning for me. I am not perfect. ठीक है, me Fasiha Khan, I am not perfect. I am learning. I am a learner, and I am happy to be a learner. I am happy to be a student. I am happy to be the struggler in this world. क्योंकि इम्कान खैर और शर मेरी आखिरी सांस तक मेरे साथ है, खता हो सकती है. So I need to be look forward. And for all of us mothers, we really need to understand कि यार हमसे गलती हो सकती है. We need to learn. We need to be student every time. हमें हमें जो है वो सीखना पड़ेगा. मतलब हमें इस ये रिवर ऑफ वेलबींग में रहना पड़ेगा. हम किसी भी एक बैंक पे जाके खड़े नहीं हो जाएंगे. हमें इनका मिडल वे पाथवे इख्तियार करना है. So this was the very good concept of river of well-being. Anything do you want to add, Raima? उसके हाँ बाद फिर जी, हम एक दो बात में उन्होंने जो कही कि जब आप क्योस वाली साइड पे होते हैं तो यू फील टोटली आउट ऑफ कंट्रोल, और हमें हमें अपने बच्चों में ये सिचुएशन नजर आती है। सपोज जैसे उन्होंने एग्जांपल दी कि पार्क में बच्चा टॉय जो है वो नहीं शेयर करना चाह रहा और फिर दूसरे ने खींच लिया तो बस रोना और मतलब चीखना चिल्लाना, और ये एक क्रॉस वाली सिचुएशन होगी कि जब आप बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल फील करते हो।
दूसरी तरफ ये होता है कि जो रिजिडिटी होती है उसमें आप फ्लेक्सिबल नहीं रहते, मतलब जैसे अभी आपने एग्जांपल दी उन माँ की कि किसी की बात सुननी ही नहीं है, किसी पॉइंट पे आना ही नहीं, मतलब कोई निगोशिएशन वगैरह कुछ करनी ही नहीं है। तो ये दोनों चीजें उस वक्त होती है जब हमारा ब्रेन फुली इंटीग्रेटेड नहीं होता। तो हमने बच्चों के साथ ये करना होता है कि हमने उनको उस सिचुएशन से निकाल के, मतलब उस किनारे से खींच के तो दरमियान में लाके छोड़ना होता है कि जहाँ पे वो आराम से फ्लो कर सके, यानी उनका ब्रेन इस तरह इंटीग्रेटेड हो कि वो सिचुएशन को हैंडल कर सके। सो दिस इज व्हाट द रिवर ऑफ वेलबींग इज अबाउट। Yes, true. So now we move towards the chapter 2. अच्छा, chapter 2 को ना हम थोड़ा सा आसान करते हैं। पहले मैं थोड़ा सा आपको राइट एंड लेफ्ट ब्रेन बताती हूँ, और फिर राइमा हम स्ट्रेटेजी 1 एंड स्ट्रेटेजी 2 को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक हो गया। ठीक है ना? ये थोड़ा सा आसान हो जाएगा, अदरवाइज अगर हम बुक पे जाएंगे तो थोड़ा सा शायद आप इतना ज्यादा उसमें वर्डिंग है कि शायद आप उसमें ना बैलेंस बरकरार नहीं रख सकेंगे, चीजें मिक्सअप हो जानी है। तो हम इसको बड़ा सिंपल लेके देखते हैं कि 2 ब्रेन्स आर बेटर देन 1। इससे सिंपल हम क्या समझ सकते हैं कि बजाय ये कि आप या तो लेफ्ट ब्रेन पे फुल फोकस रखें या आप राइट ब्रेन पे फुल फोकस रखें। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना, हम हैं ही इमोशनल, हम हैं ही इमोशनल, मतलब फुल राइट ब्रेन वर्किंग में है। अच्छा, इमोशंस के साथ होता ये है कि आपका जो राइट ब्रेन है ना, फुल ऑफ इमोशंस है। जैसे ही इमोशंस ऊपर जाते हैं ना, आपका लेफ्ट ब्रेन यानी कि आपका लॉजिकल ब्रेन नीचे हो जाता है। इसीलिए गुस्से की हालत में, ज्यादा खुशी में हम कहते हैं फैसले नहीं करो। जैसे ही आपके इमोशन ज्यादा होते हैं, लॉजिकल ब्रेन नीचे आता है। जब लॉजिकल ब्रेन ऊपर जाता है, ये नीचे आ जाता है। व्हाट वी नीड टू क्रिएट, वी नीड टू क्रिएट द बैलेंस बिटवीन द राइट एंड द लेफ्ट। राइट, ये असल चीज है। तो अब ये बात समझ आ गई कि राइट ब्रेन क्या है? इमोशनल साइड। एवरी वन ऑफ यू कैन टाइप इन द चैट बॉक्स, राइट ब्रेन क्या है हमारा और लेफ्ट ब्रेन क्या है। इसको आप लोग चैट बॉक्स में लिखें ताकि आपको भूले नहीं। ठीक है? अब होता क्या है, ये ब्रेन किस तरह काम करते हैं, हम इसको थोड़ा सा बाद में देखते हैं इस बार। अच्छा, ये पहले देख लेते हैं फिर आगे जाते हैं। अच्छा, इंटीग्रेशन द, अच्छा ये अभी छोड़ते हैं, ये देखते हैं पहले ताकि हमें चीज समझ आए। अच्छा, अब लेफ्ट ब्रेन में क्या क्या होता है? लैंग्वेज के काम, नंबर्स वाले काम, एनालिटिकल थिंकिंग, मैथमेटिकल, जिनके मैथ्स बहुत अच्छे होते हैं वो इस तरफ होते हैं। ठीक है? जो लोग आपकी नंबर्स, किताब की हाँ, हिसाब किताब के पक्के नहीं होते कुछ लोग। यस यस, पक्के हिसाब किताब के होते हैं। लैंग्वेज बहुत अच्छी होती है, नंबर्स में बहुत अच्छे, एनालिटिकल थिंकिंग होती है, लॉजिकल बातें करते हैं। ठीक है? मोस्ट ऑफ देम एक्चुअली जिनका लेफ्ट ब्रेन ज्यादा हाई पे होता है, दे आर मोर इनटू द कंप्यूटर साइंसेज में होते हैं, इंजीनियरिंग में होते हैं, दे आर गुड इन मैथमेटिक्स। और जितने भी लोग कंप्यूटर साइंसेज, मैथमेटिक्स और इंजीनियरिंग साइड पे होते हैं, दे आर वेरी लेफ्टी। ठीक है? फिर राइट ब्रेन में क्या होता है? इमोशंस। ठीक है? एक्सप्रेशंस, ड्रीम्स, इमेजिनेशंस। ठीक है? जज्बात, एहसास, ख्यालात, सब कुछ इधर है। मतलब those who are in this field of psychology, those who are in the field of political sciences, those who are field of the fine arts, the graphic designing, everything comes under the right brain. ठीक है? अब जितने भी जज्बात होते हैं ना, यानी कि जो भी इमोशंस आ रहे हैं ना, ये राइट ब्रेन पे। ठीक है? हमें बड़ा इजीली पता लग सकता है, जैसे ही कोई इवेंट होता है हम किस तरह रिएक्ट करते हैं। जिस तरह हम रिएक्ट करते हैं वो ये होता है। अच्छा, आई गॉट वन पर्सन हु इज 20/20, यानी कि शी इज बैलेंस विद लेफ्ट एंड राइट, राइट, एंड शी इज देयर राइट नाउ एज वेल। ठीक है? सो इफ यू वांट टू शेयर समथिंग ऑन इट, आई वुड लव टू हियर। तो ऐसा भी होता है कि कुछ लोग बैलेंस होते हैं, एंड शी इज लाफिंग राइट नाउ। यू गाइस ऑल कैन नो कि ऐसा भी होता है कि सम पीपल आर वेरी इन द बैलेंस वे। मतलब they know how their right and their left working, when their right and their left working, and they can create the balance in between the two. तो अगर हम इसको थोड़ा सा और देखें, तो जो हमारा लेफ्ट ब्रेन है, ये लॉजिकल होता है, फोकस्ड होता है। ठीक है? और ये बहुत प्लान्ड और बहुत ऑर्गेनाइज्ड होता है, मैथ एंड साइंस माइंडेड होता है। ये नोटिफिकेशंस को प्रेफर करता है, मतलब इट गिव्स अ नोटिफिकेशन टू द राइट ब्रेन। अच्छा, अब ये वक्त हो गया, अब ये करना है, वैसे करना है। राइट ब्रेन इमोशनल, focus in art and creativity, imagination, occasionally abstain minded, brain off हुआ हुआ, mind loss हुआ हुआ, fiction,
हैरी पॉटर में ये हो रहा था, और वो जो है वो अलादीन में ये हो रहा था, सिंड्रेला के साथ ऐसे इमेजिनेशन। Enjoy the creative storytelling, कहानियां सुनाए, स्टोरी टेलर्स आर मोस्टली फ्रॉम द राइट ब्रेन, क्यों राइमा? तो तो दे आर फ्रॉम द राइटीज, ठीक है। सो दे आर फ्रॉम राइटीज, राइट ब्रेन लेफ्ट ब्रेन, ये हमारा एक सिंपल एक डिस्टिंग्विश है। अब इसमें अगर आप खोलेंगी तो इसमें सारी, पहले मेरा ख्याल है 1 2 3 4 4 5 पेजेस में यही सब वो आपको बस बता रहे हैं कि किस क्या क्या चीजें इसमें होती हैं, क्या क्या चीजें उसमें होती हैं, ठीक एक है। बड़े मजे की जो लेफ्ट ब्रेन की एग्जांपल थी कि वो जो टीना जो राइटर है उन्होंने बेकर को कहा कि उन्होंने कप केक्स पे लिखना है जेपी ऑन कप केक्स बर्थडे के लिए। मतलब कप केक्स की वो चाह रही थी कि इस तरह की शेप बने कि वो जे और पी लिखा हुआ है, लेकिन उसने क्या किया कि उसने केक पे जेपी ऑन कप केक्स लिख दिया। तो ये इतनी फनी, मैं आपको एक रियल लाइफ की एग्जांपल देती हूँ कि हमारे एक हाउस हेल्पर थे। तो मेरी जब बेटी छोटी थी तो ये वो नैन टू आता नहीं है, डब्बे का जो दूध था, नैन टू होता ना, वो था। मैंने उन्हें कहा कि मैंने उन्हें मैसेज किया कि भाई 2 नैन मिल्क और वो लेके आने, वो 2 डब्बे वो लेके आने। तो वो समझे कि मैंने लिखा है कि 2 नान और मिल्क, तो वो लिटरली 2 नान और मिल्क पैक का डब्बा ले आए। और ये जब मैंने ये बुक पढ़ी तो मुझे वो बिल्कुल वो भाई नदीम मतलब याद आया। मैंने कहा माय गॉड, वो भी सेम लिटरली। यहाँ फौजी सारे इसी तरह होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, दिमाग से काम नहीं का करते, मतलब बिल्कुल लिटरल ले लेना बातों को। तो ये एक बात एग्जाम्पल थी लेफ्ट ब्रेन की जो इस बंदी ने भी बताई हुई है। तो ये आपको रियल लाइफ एग्जांपल भी मिल गई है नाज़रीन। और आप लोगों ने भी ऐसे बहुत से कारनामे किए होंगे, तो यू गाइस कैन ऑलवेज शेयर। तो ये असल में इसमें इंटीग्रेशन जो है वो लेस है। तो अच्छा, अब ये राइट एंड ब्रेन जो है, अब इसमें हम कर क्या सकते हैं? तो वो कहती है कि देखें, यहाँ पे एक बात है, एक मिनट हम पीछे जाते हैं मतलब जरा। इंटीग्रेशन में हमने ये करना है कि ब्रेन की दोनों साइड्स को इस काबिल बनाना कि वो मिलके कोई काम कर सके। एक मिनट, इसकी हेडलाइन किधर है? एक मिनट, मुझे मिल ही नहीं रही। जो स्ट्रेटजी नंबर 1 की, स्ट्रेटेजी से पहले एक चीज थी ना। 2 halves make a whole, combining left and right, ये हाँ शायद, अम, आप लोग बोर तो नहीं हो रहे हैं? समझ आ रही है हाँ चैट समझ आ रही है आप में? लोगों को? मुझे तो लग रहा है आज किसी को समझ ही नहीं आ रही है, या तो बहुत समझ आ रही है, कुछ समझ नहीं आ रही। अच्छा चले हम यहाँ आते हैं। अच्छा यही है, अच्छा इसी के अंदर मेरा ख्याल है, हाँ इसके अंदर ही है। सॉरी सॉरी सॉरी, आई एम वेरी सॉरी फॉर दिस कि मैंने आप लोगों का इतना वक्त जो है वो कीमती वक्त खराब किया। चलें, हमारे पास अब सिर्फ मेरा ख्याल है 10 मिनट्स रह गए हैं, तो लेट्स यू नो मेक इट वेरी क्लियर। ये बाकी यहाँ स्ट्रेटेजी 1 ही थी, ठीक है। कनेक्टेड एंड रीडायरेक्ट द सर्फिंग इमोशनल वेव्स। अच्छा यहाँ पे ना, जैसे कनेक्ट विद द राइट ब्रेन, ठीक है, या रीडायरेक्ट विद द लेफ्ट, यहाँ पे हम थोड़ा सा देखते हैं। राइमा कैन यू मेक इट शॉर्ट, अगर कर सकती हैं तो? जी। अच्छा, इसमें ये था कि उन्होंने एक एग्जाम्पल से स्टार्ट किया कि एक बच्चा आता है रात को उठ के, बेड टाइम से उठ के, और आके बस फौरन बोलना शुरू कर देता है कि आप तो अच्छी मामा नहीं है, आपने तो मुझे कभी कोई तोहफा नहीं दिया, और आपने कभी कोई मेरे लिए कोई नोट भी लिख के नहीं रखा, तो और मुझे अपना होमवर्क भी नहीं पसंद, और ये मतलब ढेर सारी उसने कंप्लेंट्स करना शुरू कर दी। तो ये जो अब स्ट्रेटजी है कि कनेक्ट एंड रीडायरेक्ट, तो इसमें हमने मतलब अब आपको पता है कि उसका राइट ब्रेन ज्यादा ऑन हुआ हुआ है, ठीक है, बच्चा जो है वो इमोशनल हुआ हुआ है बहुत ज्यादा। तो इस सिचुएशन में उसको इंटीग्रेट करने के लिए क्या करना है कि नंबर 1, हमने उसके साथ कनेक्ट करना है। वी हैव टू कनेक्ट फर्स्ट। कनेक्शन आप बच्चे के साथ कैसे कर सकते हैं? नंबर 1, उसके साथ एम्पैथी, कि आप उसको ये फील कराएं कि हाँ मैं आपकी बात समझ रही हूँ। दूसरा, वैलिडेशन, कि जो उस टाइम उसकी फीलिंग्स है उसको थोड़ा सा वैलिडेट करें। जब आपने कनेक्शन बना लिया तो उसके उसके बाद फिर हम आते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ। जैसे ये जो टीना थी, इन्होंने क्या किया कि
अब वो आ गया बच्चा, इस तरह कोई उठ के आ जाए फौरन, तो हमें तो मतलब माओ को या जो भी पेरेंट होगा उसको गुस्सा आता है कि अब तुम फिर दोबारा आ गए हो, अब अभी तो तुम्हें सुला के भेजा था, या ये इस तरह। तो लेकिन असल में फिर उन्होंने क्या किया कि उनको समझ लग गई थी कि बच्चे का जो राइट ब्रेन है वो बहुत ज्यादा ऑन हुआ हुआ है, और उसके जो लेफ्ट ब्रेन है, लॉजिकल बैलेंस, वो थोड़ा सा मिसिंग है। तो at this moment one of the least effective things Tina could do would be to jump right in and defend herself। नहीं, मैं तो तुम्हारा इतना ख्याल रखती हूँ, इतना प्यार करती हूँ, कैसे तुम ये कह सकते हो, मतलब आगे से उसको काउंटर करना। लेकिन उन्होंने ऐसे नहीं किया, बल्कि उन्होंने बात की कि अपने राइट ब्रेन को, ठीक है, उन्होंने अपने उसका राइट ब्रेन बच्चे का ऑन हुआ हुआ था, तो उन्होंने इंटीग्रेशन करने के लिए फिर अपने लेफ्ट ब्रेन से उसके साथ बातचीत की, मतलब थोड़ा सा सॉरी अपने राइट ब्रेन के साथ ही की कि वो कनेक्ट हो जाए। जब वो कनेक्ट हो जाएंगे तो फिर वो उनको कोई लॉजिक और वो उस तरह समझ आएगी। True है। ठीक बता रही हूँ ना? हाँ मुश्किल बिल्कुल, तो नहीं हो जैसे गया? नहीं नहीं आसान है। जैसे होता ही है ना, किचन में हम काम कर रहे होते हैं और बच्चे आके खेलना शुरू कर देते हैं, और हम क्या होते हैं, हम उस वक्त लॉजिकल हुए होते हैं, किचन में काम करते हुए बड़े रैशनल से हुए होते हैं, हमें एग्जैक्ट चीजें चाहिए होती हैं। मतलब वहां पे हमारा दिमाग बिल्कुल भी कोई इमेजिनेशन और बिल्कुल किसी फेरी टेल में नहीं होता। वी नीड एक्यूरेसी, लेकिन बच्चा राइट ब्रेन में है, तो अगर उससे कोई चीज गिर भी गई है, तो अगर हम लॉजिकल लेवल पे देखेंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, कम्युनिकेशन खराब होगा। तो हमें भी समझना होगा कि इस वक्त उसका जो ब्रेन है ना, वो फुल राइट ही हुआ हुआ है, इस वक्त ही इज प्लेइंग, एंजॉयिंग, बीइंग क्रिएटिव, काम कर रहा है। हम उसको रिस्पॉन्ड अगर लॉजिकल में जाके देंगे, हमारा आपस में कम्युनिकेशन भी खराब होगा, और हमने इंटीग्रेशन नहीं किया असल में। तो यहाँ पे एक उसने बड़ी अच्छी बात की हुई थी कि होल ब्रेन पेरेंटिंग जो है उसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है वो मैनिपुलेटिंग हो जाएं। ठीक है, आपने मैनिपुलेटिव नहीं होना, आपने तो अंडरस्टैंड करना है कि आपके बच्चे का माइंड उस वक्त काम कैसे कर रहा है। लाइक यू हैव द कंप्लीट वीक फ्रॉम नाउ टू ऑनवर्ड्स, ठीक है, अगले वेडनेसडे तक आप लोग देख सकते हैं कि कोई भी इवेंट हो रहा था तो उसमें आपका बच्चा राइट ही हुआ हुआ था या लेफ्ट ही हुआ हुआ था। ठीक है, और प्लीज इसमें ये वाली बात लेके मत आइएगा कि मुसलमान जो होता है वो सीधे हाथ से काम करता है, तो बस सीधे दिमाग पे हाथ जो है वो रखना है। इसको प्लीज मत इस तरह लीजिएगा, ये हमारे दोनों ब्रेन है, इन्होंने दोनों काम करना है। मैंने कहा एहतियाती तदाबीर भी दे दूं कि कहीं कोई नई डेफिनेशन ना आप लोग ले आए साथ। तो बी वेरी अच्छा, यू अभी नो। शायद ये सोच रहे होंगे कि उसने कैसे किया कनेक्ट, तो वो जल्दी से मैं बता देती हूँ कि मतलब हाँ, बजाय उसको डांटने के या निगेट करने के, शी पुल्ड हिम क्लोज, rubbed his back, and with a nurturing tone of voice she said, "Sometimes it's just really hard, isn't it? I would never forget about you. You're always in my mind and I always want you to know how special you are." मतलब उसको ये एहसास दिलाया कि हाँ, आई नो कभी होमवर्क बहुत ज्यादा होता है, वाकई बंदा थक जाता है, बुरा लग सकता है, या आपको ऐसे महसूस हुआ है कि मैंने तवज्जो नहीं दी, तो उसके साथ कनेक्शन बना लिया। जब राइट, कनेक्शन बना लिया तो फिर वो नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ आई, जो कि आप देख सकते हैं पेज नंबर 26 पे। जैसे इंस्टेड ऑफ कमांड एंड डिमांड की बजाय उसने क्या किया, कनेक्ट एंड रीडायरेक्ट। ठीक है, एक दफा वैलिडेट कर लिया फीलिंग्स को, और फिर कहा, आई गेट फ्रस्ट्रेटेड अबाउट थिंग्स लाइक दैट टू, एंड यू वांट मी टू लीव अ नोट फॉर यू। ओके, मतलब बच्चे को समझ आ गई कि हाँ, माँ ने अब समझ लिया, इट्स लेट नाउ सो वी कैन टॉक टुमारो। मतलब यस। अब कनेक्शन बन गया, और साथ ही प्रॉब्लम सॉल्व भी हो गया कि चलो ठीक है, अब हम सुबह बात करेंगे। तो बच्चे का मतलब उसको भी समझ आ गई कि अब सुबह हो जाएगी बात। यस। तो दिस इज हाउ द इंटीग्रेशन वर्क्स। और ये स्ट्रेटेजी वन है, इसको आपने भूलना नहीं है। वट एवर वी डिस्कस वाज द स्ट्रेटेजी वन, कि आप दोनों चीजों को देख रहे हैं। एंड हम्म। स्ट्रेटेजी नंबर टू क्या है? नेम इट टू टेम इट, टेलिंग स्टोरीज टू काम बिग इमोशंस। जो फ्राइटनिंग हो गई, लड़ना हो गया एकदम से, बहुत ज्यादा खौफजदा हो जाना, फोबिक हो जाना, ठीक है। Do we have question answers at the end? Not today, inshallah, but in the next session, inshallah. Because we actually left with 3 minutes and we are going to have over another class at 4. So I actually have to make it done by 4 this time. Next time, inshallah, we will try our level best कि हम इसको, असल में आज आप लोगों को समझाना थोड़ा ज्यादा था, इसलिए शायद वो थोड़ा टाइम ज्यादा कंज्यूम हो गया, क्योंकि हमें कुछ कॉन्सेप्ट्स इस बुक में डाइव इन होने से पहले समझना जरूरी थे। तो अच्छा, इसमें दूसरी चीज है कि जो बड़े इमोशंस होते हैं, जो पेनफुल एक्सपीरियंसेस हो गए, उसको स्टोरी लाइन में लेकर आए। ठीक है, उसको एज ए स्टोरी डिस्कस करें।
यानी कि अगर आपके साथ समझे बच्चा एक दफा गिर गया, उसको चोट लग गई, आपने उस टाइम पे उस इवेंट को क्लियर हो गया, ठीक है, आपने उसको बैंडेज कर दिया, एवरीथिंग हैज बीन डन, नाउ यू आर कम टू होम एंड एवरीथिंग इज फाइन. So again, you can sit with your child and you can discuss actually what happened, what we can learn, what he felt, how he felt. ठीक है, how we can make it, हम उसको इंटीग्रेशन कैसे लेकर आ सकते हैं, एंड दैट वेरी मोमेंट हाउ वी कैन बी इन द रिवर ऑफ वेलबिंग ऑल्सो. हम उसके मिडिल पाथवे में कैसे जा सकते हैं, एक्सट्रीम से कैसे बच सकते हैं, उसको पॉजिटिव कैसे ले सकते हैं, उस एक्सपीरियंस को. वो जो हम शुरू में कह रहे थे ना कि लर्निंग के लिए जरूरी नहीं कोई अलग से इवेंट लाएं, उसी के लाइफ एक्सपीरियंस को उसकी डेवलपमेंट में हम कैसे यूज कर सकते हैं. सो दिस इज आल्सो द पॉइंट जो कि इसमें था. कोई चीज रह गई है राइमा तो शेयर कर दें. हाँ वी जी, हैव वो जैसे आप ये कार्टूनिक एक्सप्लेनेशन में देखिए कि इंस्टेड ऑफ डिसमिस एंड डिनाई, जैसे बच्ची गिरी और वो कह रही है कि मुझे लगी है, तो वो आम रिस्पॉन्स डोंट क्राई, इट्स ओके, डोंट बी सैड, अभी ठीक हो जाएगा. उसकी बजाय क्या करें कि ट्राई टू नेम इट, टू टेम इट. कि बच्चे ने कहा कि यस आई फील एंड हर्ट माई नी, तो माँ कह रही है हाँ दैट कैन हर्ट, आई सॉ यू रनिंग एंड यू ट्रिप्ड एंड स्क्रैप्ड योर नी, देन व्हाट हैपेंड. मतलब उसको माँ ने सारा नरेट किया और फिर उससे पूछा कि फिर क्या हुआ था, आप ऐसे जा रही थी और मैंने देखा कि आप गिर गई, और तो फिर वो दैट्स राइट, आई हेल्ड यू एंड रॉक यू, डू यू फील बेटर एंड यू वांट मी टू शो हाउ इट हैपेंड. मतलब वो बच्चे उसको बताया, बच्चे को ये एहसास दिलाया कि हाँ आई अंडरस्टैंड कि ये सिचुएशन हुई थी, अब आप एक्सप्लेन करो कि कैसे हुआ. यस डन, बिल्कुल ऐसे ही. और इंशाल्लाह सी यू गाइस विद द नेक्स्ट वीक. और ये कि अभी हम इसको यहीं पे कंक्लूड करते हैं अगले 2 चैप्टर्स के साथ, और इसके क्वेश्चन आंसर्स के साथ वी विल केम इन टू द नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह. हम देखेंगे अगर तो हमसे एक चैप्टर हुआ नेक्स्ट वीक में हम एक ले लेंगे, अगर 1.5 हुआ तो 1.5 ले लेंगे. वी विल ट्राई टू मेक इट easier for every one of us to grasp each and every concept. So see you guys इंशाल्लाह. और बस दुआओं में याद रखिएगा एंड डू कंप्लीट द मेजर चैप्टर्स जो कि आपके टारगेट होंगे. लास्ट में बस इरसा का एक बड़ा प्यारा मैसेज था. शी सेड कि एक्नॉलेजिंग द फीलिंग्स एंड पुट देम इनटू द वर्ड्स. सो दैट वाज द की एंड द जिस्ट ऑफ द स्टोरी टेलिंग एंड स्टोरी में अब बताना. सो थैंक यू सो मच इरसा. And thank you so much for joining. See you guys inshallah next week. Take very good care of yourselves. Subhanakallahumma wa bihamdika. Nashhadu la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah. वालेकुम.